देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक बार इसकी परिभाषा को देखते हैं कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह क्या करते हैं दोस्तों, व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। यहाँ पर मैंने कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि Al2O3 BeO ZnO। दोस्तों, ये जो ऑक्साइड लिखे हैं मैंने, ये उभयधर्मी नेचर के ऑक्साइड होते हैं, अर्थात ये अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये बात कहाँ से आई है? इसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास दो प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। एक हमारे पास होता है धात्विक ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, हमारे पास दो प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। एक हमारे पास होता है धात्विक ऑक्साइड होता है, और दूसरा जो ऑक्साइड होता है वो होता है अधात्विक ऑक्साइड। दोस्तों, वो दूसरा कौन सा होता है? अधात्विक ऑक्साइड। दोस्तों, अधात्विक ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, अब ये क्या होते हैं? जब धातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए तो तब बनाएगा धातु ऑक्साइड, और जब अधातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है तब बनता है अधात्विक ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन से जुड़ जाए धात्विक ऑक्साइड, और अधातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए तब बनेगा अधात्विक ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक धात्विक ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे कि CuO कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पर लिख रहा हूँ CO2। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये लिखा है धात्विक ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर एक धातु है, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर धात्विक ऑक्साइड का निर्माण कर देता है, और जो कार्बन है वो एक अधातु है, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बनाता है अधात्विक ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, ये है धात्विक ऑक्साइड, दूसरा है अधात्विक ऑक्साइड। अब देखिए दोस्तों, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति जो होती है वो होती है क्षारीय प्रकृति। देखिए दोस्तों, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय प्रकृति, अर्थात जो इनका जो टेस्ट है वो क्षारीय नेचर का होता है। और जो अधात्विक ऑक्साइड होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय प्रकृति। कैसी प्रकृति होती है दोस्तों? अम्लीय प्रकृति होती है। किसकी? अधात्विक ऑक्साइड की। अब देखिए दोस्तों, जो अधातु ऑक्साइड है उसकी प्रकृति होती है अम्लीय, और जो धातु ऑक्साइड है उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। अब देखिए दोस्तों, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। देखिए, ऐसे समझिए कि जिसकी प्रकृति क्षारीय है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, और जिसकी प्रकृति अम्लीय है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत के साथ अभिक्रिया करते हैं। जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, और जिसकी प्रकृति क्षारीय है वो अम्ल के साथ, और जिसकी प्रकृति अम्लीय है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ पर जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, और यहाँ पर लिखा है अधात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है, ये क्षार से अभिक्रिया करते हैं। मतलब जिसकी प्रकृति अम्लीय है वो क्षार से अभिक्रिया करता है, और जिसकी प्रकृति क्षारीय है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो धात्विक ऑक्साइड है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, और अम्लीय प्रकृति है अधात्विक ऑक्साइड की, ये क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। लेकिन देखिए दोस्तों, कुछ धात्विक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है, अर्थात वे अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया दर्शाते हैं। अर्थात वे अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनकी प्रकृति अम्लीय भी है और क्षारीय भी है। लेकिन देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था कि वे धातु ऑक्साइड, मैंने यहाँ पर लिखा है धातु ऑक्साइड, न कि अधातु ऑक्साइड की। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, था जिनका नेचर अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है, अर्थात दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, और इसके साथ वो अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं। इस प्रकार के जो ऑक्साइड होते हैं
उन्हें हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिए Al2O3 और BeO और ZnO, ये हैं उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह क्या कर रहे हैं दोस्तों, व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहे हैं और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम Al2O3 को उठाते हैं और इसकी अभिक्रिया अम्ल व क्षार दोनों से करा के देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर अभिक्रिया करा रहे हैं Al2O की, Al2O3 की किसके साथ, अम्ल व क्षार के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं दोस्तों, अम्ल व क्षार के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल व क्षार दोनों के साथ दोस्तों अभिक्रिया करते हैं, अर्थात जो उभयधर्मी ऑक्साइड हैं वो अम्ल के साथ और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बात यही इसमें इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम Al2O3 को उठाते हैं, Al2O3 को उठाते हैं, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं अम्ल से, जो कि हमारे पास है HCl, और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है। देखिए दोस्तों, जब आप धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है लवण, दूसरा बनता है जल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लवण बनेगा वो यहाँ से Al और यहाँ से Cl, तो बनेगा AlCl3। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार हम पूरे प्रोडक्ट बनाते हैं, AlCl3 बन गया एक, तो जो कि एक लवण है, और साथ में बनता है इसके जल, साथ में क्या बनता है दोस्तों, जल बनता है। तो इस प्रकार जब किसी धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो एक बनता है लवण, दूसरा बनता है जल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 हैं, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। यहाँ पर हमारे पास जो क्लोरीन है वो 6, 3 2 6, 3 दूनी 6, अर्थात यहाँ पर जो क्लोरीन है वो भी हो जाएंगे 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 6, और यहाँ पर लगा देंगे हम 3। इस प्रकार हमारे पास जो अभिक्रिया है वो ये संतुलित हो गई, और ये हमने की है धातु ऑक्साइड के अम्ल के साथ अभिक्रिया। जो ये धातु ऑक्साइड है ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर अम्ल के साथ दर्शा दिए, उसके बाद हम इसी की अभिक्रिया कराते हैं क्षार से, हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं क्षार से दोस्तों। जो हम जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं क्षार से, तब जो हमारे पास बनता है वो सोडियम एल्यूमिनेट Al2Na, और साथ ही बनता है दोस्तों जल। ये है सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ ही बनता है दोस्तों जल, जो कि एक लवण है दोस्तों, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं और यहाँ पर भी 2 लगाते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हो गए ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2, ऐसा करते हैं। यहाँ पर हम 2 लगाते हैं और यहाँ पर हो जाएंगी 3 2 2 3 5, और यहाँ पर हाइड्रोजन 10 हो गए और यहाँ पर हो गए 2। देखिए दोस्तों, इसको संतुलित करने की आवश्यकता आपको नहीं है, आपकी बुक में इसको संतुलित करना भी नहीं दर्शाया गया है। आप ऐसे इसको ध्यान में रखो कि जब आप किसी धातु ऑक्साइड अर्थात उभयधर्मी ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराते हो, क्षार से कराते हो, तो आपके पास एक बनता है लवण, दूसरा बनता है जल। जो लवण बनेगा यहाँ पर वो बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ ही बनेगा जल दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो है एक्वा रेजिया। देखिए दोस्तों, जो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है, देखिए दोस्तों, एक्वा रेजिया को हम बड़े डिटेल से समझने वाले हैं, जिसे आप रॉयल जल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रॉयल जल के नाम से भी आप इसे जानते हैं। देखिए दोस्तों, हम जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्वा रेजिया। देखिए दोस्तों, एक्वा रेजिया क्या होता है। देखिए, ये एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है, ये एक प्रकार का सॉल्यूशन अर्थात विलयन होता है, ये एक प्रकार का दोस्तों विलयन होता है। देखिए यहाँ पर हमने एक विलयन ले लिया है, जिसमें एक है कंसनट्रेट HCl सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके साथ भी है एक कंसनट्रेट HNO3 जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें सांद्रित HCl भी है और सांद्रित नाइट्रिक अम्ल भी है। अब देखिए दोस्तों, इस सॉल्यूशन में हम जो HCl है उसका ले रहे हैं अनुपात 3, और जो नाइट्रिक अम्ल है इसका अनुपात दे रहे हैं 1, अर्थात इसका अर्थ ये है
अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हो तो इसमें जो 75% हिस्सा है वो HCl का होना चाहिए और जो 25% हिस्सा है वो होना चाहिए HNO3 का, अर्थात 750 ml HCl होना चाहिए और बचा 250 वो होना चाहिए नाइट्रिक अम्ल। इस प्रकार जो 3:1 है, इस 3:1 में इनको लेना है किसी सॉल्यूशन में, तब हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों एक्वा रेजिया, जो इसको रॉयल जल भी बोलते हैं, रॉयल जल के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। किसको? इस प्रकार के सॉल्यूशन को जिसमें जो HCl वो होता है 3:1 में और जो नाइट्रिक अम्ल वो होता है 1:1 में। तो जो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। देखिए दोस्तों, इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? जैसे हमारे पास सोना वगैरह होता है, इसको जब हम पिघलाते हैं तो हम जब सोने को इसमें डाल देते हैं तो वो पिघल जाता है, अर्थात वो संसारित होने लग जाता है। इस प्रकार हम किसी जो सोना है, प्लेटिनम धातु हैं, उनको संसारण के लिए, उनको संसारित करने के लिए, उनको थोड़ा थोड़ा काटने के लिए, अर्थात उनको थोड़ा थोड़ा उतारने के लिए, हम उनको पिघलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं सॉल्यूशन का। सीधी सीधी बात यही है कि हम धातु को संसारित करने में, अर्थात उनको पिघलाने में एक्वा रेजिया या रॉयल जल को उपयोग में लिया जाता है। देखिए दोस्तों, जिसका उपयोग सामान्यतः जो सुनार होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं, जो कि जो गहने होते हैं उसको चमकाने में इसका उपयोग करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।